हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस कुशवाहा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज का टॉपिक क्या रहेगा ये आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में पढ़ लिया होगा और यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड पर भी शो हो रहा होगा। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड जो भी मेन चीज़ें हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से लेके चलेंगे सो दैट अगर किसी को बेसिक भी नहीं पता तो वो कवर करता जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारा टॉपिक क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए हमने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेरे साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाएं सो दैट जैसे जैसे मैं यहाँ पर आपको ये कंप्लीट कराता जाऊँ आपके नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर होते जाए और आपको बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। एंड इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको दोबारा वीडियो देखना है तो वीडियो की स्पीड आप इंक्रीज़ कर लीजिएगा सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आपका टाइम सेव हो। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को समझने के लिए हम लोग पॉइंट 1 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आप लोग को याद होगा हमने आपको फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था स्टैटिस्टिक्स आपके 2 टाइप के रहते हैं, एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, एक होता है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया ये जो आपका सेंट्रल टेंडेंसी है ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है, यानी कि ये आपका एक एनालिटिकल टूल है। आपको याद होगा हमने बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड बताई थी और अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो ध्यान रखिए, फर्स्ट वीडियो आपका टोटली बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको सबसे पहले वो वाली वीडियो कंप्लीट करनी चाहिए, उसके बाद आपको इस वीडियो पर आना चाहिए। तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा जब भी हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सब कुछ एनालिटिकल बेसिस पर होगा। ठीक है, आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहां इसका सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेन बेसिक एम होता है वो क्या होता है, टू रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा बाय अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, मान लो आपका बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और आपको उस डेटा को किसी सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है तो वहां पर आपको क्या हेल्प करेगा, ये सेंट्रल टेंडेंसी टर्म हेल्प करेगा। ठीक है, अभी जैसे अगर लेमैन बेसिस पर बात करें, लेमैन क्या, हम लोगों को यहां पर मेनली वही पढ़ना है, तो हम लोग यहां कह सकते हैं एवरेज। ठीक है, यहां पर हम लोग डिटेल में हम लोग एवरेज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू रिप्रेजेंट द इंटायर पॉपुलेशन या फिर डेटा बाय अ सिंगल वैल्यू। आपका जो भी इंटायर पॉपुलेशन या फिर डेटा आपको वहां पर दिया हुआ है उस पूरे पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक सिंगल वैल्यू से और उसी को हम लोग यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, फिर क्या बोला है, यहाँ पर बोला गया ऑल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल एवरेज। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग स्टैटिस्टिकल एवरेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये एक उसका दूसरा नाम है। फिर क्या है, अब देखो स्टैटिस्टिकल एवरेज तो हम लोग यहाँ बता दिया, अब एवरेज होता क्या है वो भी हम लोग यहाँ देख ले रहे हैं। एक एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सीरीज। बहुत बड़ी सी एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, जब भी आप उसको मतलब ऐसा कोई वैल्यू ढूंढ रहे हो जो कि सीरीज के अंदर का ही वैल्यू है और वो पूरे के पूरे सीरीज को रिप्रेजेंट करे तो वही होता है एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसे निकाला जाता है उसके लिए तो हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप्स के एवरेजेस होते हैं। ठीक है, अभी सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग यूज क्यों करते हैं। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, मेकिंग ए कंपैरिजन ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट कॉलेजेस। मान लेते हैं 2 कॉलेजेस हैं और दोनों में बीकॉम का कोर्स चलता है। ठीक है, तो बीकॉम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का दोनों कॉलेजेस में अगर कंपेयर करना होगा तो हम लोग ऐसे तो कंपेयर कर नहीं सकते। मान लीजिए जैसे दोनों कॉलेजेस में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, दोनों में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर उनका कंपेयर करना होगा तो एक का कंपेयर दूसरे से, फिर दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, ऐसे करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा और फिर वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। तो ऐसे मोमेंट पर आपको सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो,
दोनों को अच्छे से कंपेयर कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या सीन होगा कि आप क्या करोगे, पहले कॉलेज ए का आप एवरेज निकालोगे, फिर कॉलेज बी के स्टूडेंट्स का एवरेज निकालोगे और फिर उन दोनों एवरेजेस को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। और कंपेयर करने के बाद आप ये देख सकते हो कि कौन सा वाला बेटर है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी को, ठीक है, समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ 5 पॉइंट देख लिया। क्या देख लिया? फर्स्ट, ये आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आता है। सेकंड, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है टू रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ डेटा बाय अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एवरेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज अ स्टैटिस्टिकल एवरेज। फिर उसके बाद अब यहाँ पर एवरेज को ही डिफाइन किया गया, एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सीरीज। ठीक है, सीरीज को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है एवरेज। और यहाँ पर उसका एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मेकिंग अ कंपैरिजन ऑफ बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, ये हमने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले ली है और उसके बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आप भी मेरे साथ नोट करते जा रहे होगे। चलिए अब इसको रब करके फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि एवरेज क्या होता है और एवरेज हम लोग को क्यों यूज़ करना चाहिए, या फिर एवरेज हमारी चीज़ों को कैसे सिंपल बनाता है, ठीक है, कंपैरिजन वगैरह में। अब हम लोगों को ये देखना है, क्योंकि एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मतलब अभी हम लोग आगे भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें टाइप्स ऑफ एवरेज है, और टाइप्स ऑफ एवरेज में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को डिटेल में पढ़नी है। तो जितने भी एवरेजेस हैं उन सब में सबसे बेस्ट एवरेज कौन सा है वो हम लोगों को डिफाइन करने के लिए, वो हम लोगों को कैलकुलेट या फिर पता करने के लिए हम लोगों को ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, हमने आपके लिए लिखे हैं, वो चीज़ें हम लोग को ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप मतलब टॉपिक का नाम आपका हो सकता है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड एवरेज, या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड एवरेज आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है, ईजी टू अंडरस्टैंड, मतलब आपका जो एवरेज निकालने का मेथड होगा, ठीक है, जो बेस्ट एवरेज होगा वो आपका इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, और ऐसा ना हो कि इवन कोई लेमैन भी ना समझ पाए। आपको वो प्रोसेस इतना इजी होना चाहिए कि कोई भी समझ जाए बहुत इजीली। ठीक है, इसलिए बोला गया फर्स्ट पॉइंट क्या, इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है सिंपल टू कंप्यूट। अब देखिए, अगर कोई एवरेज निकालने का मेथड है जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ज़्यादा उसमें फॉर्मूलेज वगैरह पड़े हुए हैं, जिसमें आपका डेरिवेशन वगैरह भी है, तो फिर वो आपका बेस्ट एवरेज में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप का सीन रहेगा तो कोई भी नॉर्मल बंदा फिर वो उस एवरेज को प्रेफर नहीं करेगा। और आपको एवरेज ऐसा देखना है जो कि आपका इजी टू अंडरस्टैंड भी हो और सिंपल टू कंप्यूट भी है, मतलब कंप्यूट करने में भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहे। ठीक है, फिर उसके बाद है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। अभी जैसे हम लोगों को मान लीजिए एवरेज अगर निकालना हो 1 2 3 4 5, तो अगर हम लोग कोई ऐसा एवरेज का मेथड यूज कर रहे हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 3 4 5 को कवर कर रहे हैं और 1 को हम लोग कर दे रहे हैं इग्नोर, तो फिर वो आपका बेस्ट एवरेज में नहीं आएगा। ठीक है, आपको ऐसा मेथड चूज करना होगा जिसमें आपके सारे के सारे यूनिट्स को कंसिडर किया जाए, मतलब अगर ये पांचों को करना है तो ये पांचों का पांचों आना चाहिए, तभी आपका सही एवरेज निकलेगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये 5 के 5 आपके एवरेज के मेथड में इंक्लूड होने चाहिए। और ये पॉइंट यहां पर इसलिए है बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, क्योंकि कुछ ऐसे एवरेजेस भी हैं जो कि सारे के सारे यूनिट्स को कंसिडर नहीं करते हैं, और वो एवरेजेस के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी देर में। अभी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो एवरेज होगा, ठीक है, वो सभी के सभी आइटम्स के बेसिस पर ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस। अभी जैसे 1 2 3 4 5 ये हो गया, अगर यहां पर 1 2 3 4 5 नहीं, यहां पर 1 2 3 4 500 अगर ये होता, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 का क्या एवरेज आता, 5 4 9 2 11 12 3 15 15 15 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये कितना एवरेज आ गया, 3। अभी यहां अगर 1 2 3 4 4 3 7 7 2 9 9 1 10, अब 10 हो गया और ये 500 हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा 510। अब आप इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपको दिख रहा है ना, एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से ये जो आपका ये है ये कितना पड़ गया, 5 1 5, फिर उसके बाद 5 2 10 102। देख रहे हैं, एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन की वजह से आपका जो एवरेज है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आपका एवरेज जो अच्छा एवरेज होगा, ठीक है, वो आपके एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। ठीक,
अभी जैसे यहाँ पर हमने नंबर बहुत ज़्यादा एक्सीड कर दिया है, इवन अगर यहाँ पर सब कुछ ऐसा रहता, जैसे ये भी 200, 300, 400, ये ऐसे ऐसे रहता और यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो ये भी आपका एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, नहीं होना चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद है आपका रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, जो भी मेथड आप एवरेज का ऑप्ट कर रहे हो वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं इन 5 नंबर का एवरेज, तो मान लीजिए 3 आ गया। ठीक है, और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तब भी 3 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ और आ रहा है, आप कैलकुलेट करो तो कुछ और आ रहा है, और थर्ड पर्सन कैलकुलेट करे तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, रिजिडली डिफाइंड मतलब आपका जो स्टेप है, जो प्रोसीजर है कैलकुलेट करने का एवरेज, वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, चाहे वो आपके स्टेप्स के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके फॉर्मूले के बेसिस पे हो, लेकिन वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए, तभी आप उसको एक अच्छा एवरेज बोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या है, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अब अगर आपका ये जो एवरेज है वो रिजिडली डिफाइंड होगा, ठीक है, तो फिर आप उस जो डिजिट निकली होगी आप उस पर थोड़ा रिलाई कर सकते हो, ताकि आप आगे के जो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट है आप उसको यूज़ कर सको उस पर। ठीक है, आपको एक भरोसा हो जाएगा ना कि मैंने ये जो एवरेज कैलकुलेट किया है मैंने किसी फॉर्मूले के बेसिस पे किया है, और मैं इस आंसर पर रिलाई कर सकता हूँ, मैं ट्रस्ट और फेथ कर सकता हूँ, इस पर बना कर रख सकता हूँ, सो दैट मैं आगे और भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सिस्टम या फिर कोई भी एवरेज जिसमें आपको ये 6 फीचर्स दिखेंगे। ठीक है, ईजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कंप्यूट, बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स, नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, रिजिडली डिफाइंड, कैपेबल ऑफ फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, जिसमें ये 6 फीचर्स होंगे वो आपका एक अच्छा एवरेज कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी ये सब चीज़ें नोट करते जा रहे हैं, एंड अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देखो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। ठीक है।